हमसे सवाल पूछा गया कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी अगर तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे चुनाव, चाहे जमानत जब्त हो जीते हो तो बाद में तय होगा ना। और कोई भाई जाति का सवाल पिछले 2.5 बरस से बोलते बोलते हमारे कंठ में गांठ पड़ गया। मतलब मुजफ्फरपुर से जो आपके सांसद जीत कर गए हैं उनको वोट पड़ा है कि मोदी जी को वोट पड़ा है? लोगों ने तो मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। तो मोदी जी के जाति का कितना आदमी बिहार में रहता है? जो मुसलमान साथियों ने राजद को वोट दिया है, क्या वो लालू जी के जाति के लोग हैं? भाई बिहार में भी उतनी ही जाति है जितना आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है। ये आप लोगों ने ये धारणा बना ली है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार में ही जाति है। क्या वोकालिका लिंगायत कर्नाटक में इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या क्षत्रिय और पटेल गुजरात में नहीं है? कम्मा रेड्डी आंध्रा में नहीं है? मराठा कुंबी महाराष्ट्र में नहीं है? आप कितनी जगह की राजनीति का अध्ययन आपने किया है? कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जातियों की थोड़ी बहुत प्राथमिक बहुलता ना हो, उनका महत्व ना हो। जब आप राजनीति कर रहे हैं तो समाज में जो भी बात है वो राजनीति में भी दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में जाति दिखेगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार दिखेगा। समाज में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है तो राजनीति में भी दिखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई राजनीति में प्रयास नहीं करेगा। आपने एक रोडमैप तैयार किया होगा, पॉलिटिकल रोडमैप तैयार किया होगा कि बिहार का डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे, वो रोडमैप क्या है आपका? रोड मैप रोज बता रहे हैं, और जो हम लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, वो उसी रोड मैप का समरी है। पहला रोड मैप का पहला हिस्सा ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाए कि वो व्यवस्था पर आगे चलकर बोझ न बने। और हम लोग का ये भी मानना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में कम से कम 5 से 10 साल लगेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो अभी सुधरनी चाहिए। तो जन स्वराज ने कहा कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक लोगों को ये विकल्प है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं और उसका फीस सरकार भरेगी। ये लोगों का भ्रम है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। सरकारी विद्यालयों को चलाने में सरकार को 60,000 करोड़ रुपया लगता है, फ्री में कुछ नहीं है। अगर सरकारी विद्यालयों पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और उससे 60 विद्यार्थी भी पढ़कर नहीं निकल रहे हैं तो उसको सुधारने की जरूरत है। और साथ साथ लोगों को विकल्प देने की जरूरत है कि आप प्राइवेट और सरकारी में जो अच्छा लगे वहां पढ़िए, पैसा सरकार आपको देगी। ये आरटी के प्रावधान में लिखा हुआ है। जो राइट टू एजुकेशन का बिल आया यूपीए के टाइम, उसमें लिखा हुआ है कि जहां पर भी सरकारी विद्यालय नहीं है वहां सरकार की जिम्मेवारी है कि प्राइवेट विद्यालय का फीस सरकार भरे। तो ये चीज हम लोग पहली बात कह रहे हैं। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति युवा है, जो एक बार अब स्कूली शिक्षा से ऊपर बढ़ गया, अब यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधर भी जाए तो उसकी दशा नहीं सुधर सकती है। अब वो वापस जाके पढ़ नहीं सकता है। उसकी जिंदगी सुधारने के लिए जन स्वराज कह रहा है कि हम उन्हें पूंजी मुहैया कराएंगे। पूंजी कहां से आएगा ये भी मैंने बताया कि अगर बिहार में बैंकों का सीडी रेशियो 40 से बढ़ाकर 70 कर दिया जाए तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पूंजी लोगों को हर साल उपलब्ध हो जाएगी। तीसरी बात हम लोगों ने कहा कि यहाँ के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि किसानों को मजदूर फ्री में मिले, मनरेगा के तहत मिले, वो अपने फसल में अपने खेत से बेहतर प्रोडक्टिविटी हासिल कर सके। चौथी बात हम लोग महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि आपको सरकारी गारंटी पर बैंक से कर्ज दिलाया जाएगा जिस पर सिर्फ आपको 4% सालाना ब्याज लगेगा। इसका मतलब क्या है कि बजट से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के खर्चे पर करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया का लोन यहाँ के महिलाओं को, युवाओं को दिलाया जा सकेगा रोजी रोजगार के लिए। और अंतिम बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर और महिला पुरुष को 400 के बजाय 2,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा। दिव्यांग और विधवा उसमें शामिल हैं। हम लोग जो 5 बात बता रहे हैं इसका बजट भी बता रहे हैं, कहां से पैसा आएगा ये भी बता रहे हैं और पूरा उसका प्राकल्प बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे और 2,500 रुपया सबको दे देंगे। मान लीजिए कि अभी आरजेडी ने कहा कि हम आएंगे तो सारी महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे,
अब सबके पास मोबाइल है, उसमें कैलकुलेटर है, जरा जोड़िए। अगर बिहार में रहने वाली 6 करोड़ महिलाओं को, अगर बच्चियों को हटा भी दीजिए तो करीब 5 करोड़ महिलाएं होंगी। 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया महीना देंगे तो एनुअल बजट आएगा करीब करीब 1,55,000 करोड़। बिहार का योजना बजट जो है वही है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के योजना बजट से आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से पैसा दे दीजिएगा? तो पहले से मालूम है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ना आप सवाल पूछ रहे हैं ना वो जवाब दे रहे हैं। इसमें कोई गुणागणित नहीं है। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, उसमें योजना मद में अवेलेबल बजट है 1 लाख करोड़, और आप कह रहे हैं कि एक योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। तो पहले ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं सबको, और कोई सवाल नहीं कर रहा है। एक दूसरा सवाल, जैसा कि आपने मनरेगा की बात चर्चा की है, मनरेगा में जो वेज रेट जो है वो अब काफी कम हो गया है बनस्पत मार्केट के। उनको 245 रुपया अभी भी मिल रहा है, मार्केट में उनको 400 से 500 के बीच में मिल रहा है। एक बार फिर से पलायन काफी तेज हो रहा है मजदूरों का, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो थियोरेटिकल बात आप लोग बताते हैं कि बिहार में मजदूरी 300 रुपए है और मनरेगा 245 है, बिहार में आज भी 80% लोग, फिर से लिख लीजिए इसको, 80% लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 100 रुपया नहीं कमाते हैं। कहां 245 रुपया कौन कमा रहा है यहाँ? अगर 245 रुपया कमाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 75,000 होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार में 34,000 रुपए है। अगर पटना और बेगूसराय को हटा दीजिए तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर 25,000 रुपए से कम है। तो ज्यादातर लोग 100 रुपया दिन का नहीं कमा रहे हैं। जहां तक आपने बात कही कि मनरेगा में 245 है, अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। केरल में मनरेगा का रेट अभी 700 रुपया कर दिया है और यहाँ पर 245 दे रहा है। उसकी एक वजह यह है कि मनरेगा का जो यूटिलाइजेशन है बिहार सरकार का वो इतना कम है, पिछले वर्ष में 39%। तो 100 में 60 रुपया तो हम लोग दिल्ली से लेकर ही नहीं आए, और जो पैसा आया उसमें 40% कमीशन कट रहा है, वो आप लोग को हमसे बेहतर मालूम है। अगर मनरेगा का जो बिहार का पूल है उतना पैसा ले लिया जाए और उन मजदूरों को बेकार का ये मिट्टी काटने और एसेट क्रिएशन के नाम पर उनको बंदरबाट न किया जाए, किसानों को एलोकेट कर दिया जाए, तो किसान तो उन मजदूरों का उपयोग करेंगे, उससे उन मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। और किसानों की जो बड़ी समस्या है मजदूरों के न होने की, यहाँ पर नकदी फसल की खेती क्यों नहीं हो रही है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है मजदूरों की अनुपलब्धता। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो किसान भी नकदी फसल की खेती करेगा उसको मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर दिया जाएगा। इससे रोजगार बढ़ेगा, मनरेगा के फंड का यूटिलाइजेशन हो पाएगा, इससे करप्शन कम होगा और किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।